हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG का एक और वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का और EMT का। ये है लेक्चर नंबर 14। इसके पहले EMT के हम ऑलरेडी 13 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो जो भी लोग CUET PG फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें ये मालूम होगा कि हमारे दो सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। एक सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है वो है EMT। ऑसिलेशन एंड वेव्स के हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं, जबकि EMT का है ये लेक्चर नंबर हमारा 14। और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपोल्स को। मल्टीपोल्स की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, उन मल्टीपोल्स में मोनोपोल की वैल्यू क्या होगी, डायपोल की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रीपोल की वैल्यू क्या होगी, वो हम डिस्कशन करेंगे। और उसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी लोग जो चैनल पर नए हैं अब और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक बात और बता दूं आपको कि CUET PG के लिए हमारे जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। गए संडे को यानी कि 26 फरवरी को टेस्ट ऑलरेडी हो भी चुका है। नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो आने वाले संडे को यानी कि शायद 5 मार्च को संडे है, तो 5 मार्च को टेस्ट होना है। उसका सिलेबस क्या रहेगा, फ्राइडे तक जो मैं आपको पढ़ा लूँगा और उसके पहले तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो सारा का सारा टेस्ट में पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चंस होंगे। वो 30 क्वेश्चंस सिमिलरली वैसे ही होंगे जैसा जो CUET का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो जिन भी लोगों को फिजिक्स से प्रिपरेशन करनी है CUET एग्ज़ाम के लिए, CUET PG एग्ज़ाम के लिए, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किस तरह से जुड़ सकते हैं, नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं या आपको जो स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं वो नंबर, उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे CUET PG फिजिक्स, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें कि जो मल्टीपोल्स है वो क्या होंगे और उसके वजह से या उसके कारण जो न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए साहब, इसके पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि एक डायपोल क्या होता है, डायपोल की वजह से डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। अब डायपोल जो था वो था दो चार्ज का सिस्टम जिसमें दो चार्ज थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था परंतु जो उनके जो नेचर हैं वो अलग अलग थे, यानी कि एक प्लस था और एक माइनस था। परंतु ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम के अंदर हमेशा डायपोल से ही मिलकर बने कोई सिस्टम। एक सिस्टम बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पोल्स हैं उनसे मिलकर बन सकता है। जैसे कि एक चार्ज का सिस्टम होगा उसको मोनोपोल बोलेंगे, एक होगा डायपोल, एक को बोलेंगे क्वाड्रीपोल। तो अलग अलग चार्जेस के सिस्टम हो सकते हैं। और कंबाइंडली जब एक सिस्टम बहुत सारे पोल्स से मिलकर बना होता है तो उसको हम नाम देते हैं मल्टीपोल्स। तो सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि जो मल्टीपोल्स है उसकी वजह से पोटेंशियल है वो क्या होती है। तो उसके लिए हमने ये कंसिडर कर लिया कि एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका जो वॉल्यूम है वो dV प्राइम है, या उसको आप dV भी लिख सकते हैं। और ये बहुत सारे पोल से मिलकर बना है, यानी कि ये इसके अंदर डायपोल भी है, इसके अंदर मोनोपोल भी है, इसके अंदर क्वाड्रीपोल भी है। हमने ये कंसिडर कर लिया इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, रो। फिर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया P यहाँ पर, और इस P पॉइंट पर भाई चार्ज जो है वो यहाँ है, तो इस P पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो होती है V वो किसके बराबर होती है, KQ/R। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 और R मतलब वो डिस्टेंस। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कितनी है, वो है ये वाला R। अब चार्ज की वैल्यू हमें चाहिए, तो चार्ज की वैल्यू कैसे निकालें, इस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम कितना है, dV प्राइम। अब क्योंकि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है खुद ही ओरिजिन से किस डिस्टेंस पर है, R प्राइम डिस्टेंस पर है, तो ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको लिखने का तरीका इस तरह से हो गया ρR प्राइम, है ना, और ये dV। तो ये कुल चार्ज की वैल्यू हो गई। अब कई लोगों के डाउट आएगा कि ये R क्या इससे मल्टीपल में है क्या, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि ये इसको लिखने का तरीका है सिर्फ
ये है पूरा का पूरा क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये इसके मल्टीपल में नहीं है, ये इसको लिखने का तरीका है। अगर आप ना भी लिखोगे तो कोई चक्कर नहीं है, पर क्योंकि हम बुक्स के नोटेशन में इस तरह से पढ़ते हैं इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, या ऐसा कह लो कि मेरे को 1/r की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो उस 1/r की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल, ओ, ये ए और ये पी। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये ट्राइंगल आ गया मेरे पास, ये आ गया ओ, ये आ गया ए और ये आ गया पी। तो ओ से ए तक की जो वेक्टर के फॉर्म में डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला वेक्टर है और ये है ये वेक्टर। तो ओ ए पी में वेक्टर लॉ अगर लगाएं तो ये वेक्टर आर प्राइम वेक्टर प्लस स्मॉल आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर। हमें इस वाले आर की वैल्यू चाहिए, तो ये आर वेक्टर बराबर हो गया कैपिटल ये आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। अब हमें तो आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और ये किस में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका खुद से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो खुद से इसका जब डॉट प्रोडक्ट कराए यानी कि आर डॉट आर, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या बना, क्वांटिटी देता है स्केलर, तो स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ इसका डॉट प्रोडक्ट कराया, क्योंकि ये आर वेक्टर इसके बराबर है तो इसका भी इसके साथ क्या कराना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर बन गया ये आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर और आर प्राइम डॉट आर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो उस वाले जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या बन जाएगा, 2r आर प्राइम कॉस थीटा और पूरे की पावर 1/2। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का, और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके उसका हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे यानी कि 1/r। अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ नहीं किया है, 1/r कर दिया। तो 1/r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/r कॉमन ले लिया, 1 प्लस और इसको एक साथ लिख दिया। तो ये बन गया आर प्राइम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r प्राइम अपॉन आर और कॉस थीटा और पूरे की पावर -1/2। यानी कि कुल मिलाकर मैंने इसको इस तरह से बना लिया 1 प्लस एक्स की पावर -n। तो यहाँ ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी किसका काम कर रही है, ये x का काम कर रही है। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे किसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन। तो इसको हम इसी तरह से एक्सपेंड करें तो 1/r तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ 1 फिर प्लस एन एक्स, तो n की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो -1/2 आर प्राइम स्क्वायर अपॉन आर, ये x की वैल्यू उतार दी ऐसा कैसा, फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो ये सॉल्व होकर कितना बनेगा, √3/2, सॉरी खाली 3/8 बनेगा, है ना। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आएगा तो फैक्टोरियल 2 का क्या आंसर देगा, 2 और नीचे क्या आएगा 4। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और एक्स स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर प्लस हायर टर्म्स आएंगे, उन हायर टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म्स बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे यहाँ पर सारा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना चालू किया यानी कि सिंप्लीफाई करा जब हमने, तो ये इस तरह से बन गया 1 प्लस आर प्राइम अपॉन आर कॉस थीटा, यानी कि यहाँ जो आर प्राइम अपॉन आर कॉस थीटा पीछे लिखा हुआ था उसको आगे लिख दिया, -1/2 आर प्राइम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3/8 4r स्क्वायर आर प्राइम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हायर टर्म्स को हमने छोड़ दिया। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इन दोनों को मिलाकर ये वाला टर्म बना लिया मैंने, कौन सा, आर प्राइम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/r की। ये 1/r की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है मेरी, ये, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी 1/r की। 1/r की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर फाई की वैल्यू निकलेगी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर रो आर प्राइम डी वी प्राइम। तो हर एक क्वांटिटी के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होता चला गया और इंटीग्रेशन हो गया। तो पहला टर्म ये बन गया, दूसरा टर्म ये बन गया और तीसरा टर्म ये बन गया। जो ये पहला टर्म है इसके इस इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया P0। ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसके इस इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया P1
और इसके इस इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया P3। अब इस पूरे डेरिवेशन में हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, P0, P1 और P3। तो अगर इसको P0 लिख दिया तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P0 अपॉन आर। ये क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है किसके कारण, मल्टीपोल्स, बहुत सारे पोल्स के कारण। अब ये P0 क्या है, P1 क्या है और P2 क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ये जो P0 है इसको बोला जाएगा मोनोपोल, ये जो P1 है इसको बोला जाएगा डाइपोल, और जो ये P2 है इसको बोला जाएगा क्वाड्रिपोल। मोनोपोल जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, रो आर प्राइम dV, जो कि सिंपल एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल के फॉर्म में हम निकालते हैं। डाइपोल के केस में क्या है, रो आर प्राइम dV इंटू आर प्राइम कॉस थीटा, और क्वाड्रिपोल का ये वाला एक्सप्रेशन है। अब आप एक चीज़, मेन इंपॉर्टेंटली चीज़ ध्यान देना कि जब आप सिर्फ और सिर्फ मोनोपोल की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं तो उस केस में पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, या ऐसा कह लो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालते हो, हम निकाल भी चुके हैं, जो पोटेंशियल है वो r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पता है, हमने निकाला भी है कि E इक्वल्स टू क्या आया था, 2kp अपॉन आर क्यूब, और एक आया था kp अपॉन आर क्यूब, और जो पोटेंशियल आया था वो क्या आया था, kp अपॉन आर स्क्वायर, kp कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बना था, है ना। तो ये डाइपोल की वजह से। और क्वाड्रिपोल की वजह से देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मोनोपोल में r, यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब, और यहाँ r पावर 4। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये r पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब सवाल सुनो, किस तरह का सवाल बनेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि एक मोनोपोल की वजह से जो पोटेंशियल है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। एक मोनोपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। एक डाइपोल है, डाइपोल का की वजह से जो पोटेंशियल है उसमें पोटेंशियल और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। सिमिलरली क्वाड्रिपोल के केस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। देखो, जैसे जैसे मोनोपोल है तो r, डाइपोल है तो आर स्क्वायर, क्वाड्रिपोल है तो आर क्यूब, पावर आगे बढ़ रही है। तो अगर ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना ये वाला, ये पूरा, इसका जनरल एक्सप्रेशन रखे, क्योंकि यहाँ तो मैंने 3 ही लिए, तो इसके अलावा भी हो सकते हैं ना, ऑक्टापोल भी हो सकता है इसके अंदर। यहाँ तो हमने केवल 3 ही कंसिडर किए हैं, मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रिपोल। हो सकता है इसके अंदर ऑक्टापोल भी हो, तो उस केस में इसका हमने जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r पावर n+1 इंटीग्रेशन रो पावर n Pn cos थीटा dv प्राइम। अब जो ये Pn टर्म है, इस Pn टर्म को हम Pn cos थीटा जो पूरा टर्म है इसको हम बोलते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब इस n की वैल्यू वेरी करेगी, उसके हिसाब से फाई की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं n बराबर 0 रखता हूँ, n बराबर 0 रखा तो उस केस में ये बनेगा मोनोपोल। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 0, ये कितना हो जाएगा खाली r, यहाँ n की वैल्यू 0, ये कितना बन जाएगा 1। तो उस केस में Pn cos थीटा अपनी क्या वैल्यू देगा 1, n की 0 होगी तो P cos थीटा अपनी क्या वैल्यू देगा 1। तो एक्सप्रेशन कौन सा आ जाएगा, सिंपल एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल, जो कि होता है कितना kq अपॉन r, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P0 अपॉन r। जब P बराबर 0 है, P0 बराबर 0 है, अभी P0 बराबर कितना है, P0 cos थीटा बराबर है 1। यदि P0 बराबर 0 आ जाए, यानी कि ये वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये P0 0 हो गया, ये P0 0 हो गया, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कहाँ से चालू होगा, यहाँ से। और ये P1 किसके लिए, डाइपोल के लिए। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यदि P0 की वैल्यू 0 है तो जो डोमिनेट करेगा पोटेंशियल को वो कौन करेगा, डाइपोल। और यदि P0 और P1 दोनों 0 है तो डोमिनेट करेगा जो पोटेंशियल को वो कौन करेगा, P2। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे जब इनकी वैल्यू 0 होती जाएगी, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद यदि n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू इस फॉर्मूला में 1 हुई तो नीचे क्या बन जाएगा, r स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा r1,
ये बन जाएगा P1 cos थीटा, और इस P1 cos थीटा की वैल्यू को हम लिखेंगे cos थीटा। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डायपोल वाला, और डायपोल वाला फॉर्मूला क्या आता है, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही तो आता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा। फिर अगर P1 भी 0 है तो डोमिनेट कौन करेगा, क्वाड्रिपोल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यदि n बराबर 2 है तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिपोल, और उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंटली हमें ये डेरिवेशन ध्यान नहीं रखना है, रखो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं वो हमें ध्यान रखना है। मतलब कि P0 क्या होता है, P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, इस P1 की वैल्यू किसके बराबर, इस P2 की वैल्यू किसके बराबर। मोनोपोल के केस में पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन। डायपोल के केस में पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन। सिमिलरली क्वाड्रिपोल के केस में पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन। फिर उसके बाद यदि P0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो कौन डोमिनेट करेगा, P1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो कौन डोमिनेट करेगा, P0 और P1 दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है तो कौन डोमिनेट करेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से पुट अप होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, एक आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है चार्ज का, और हमें इसमें क्या निकालना है, मोनोपोल और डाइपोल। तो मोनोपोल जब हमें निकालने को बोला जाए तो मोनोपोल निकालने का मतलब है हमें उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं उसका हमें एल्जेब्रिक समेशन करना है। तो मोनोपोल जब भी हमें बोला जाएगा तो मोनोपोल का मतलब क्या हो गया कि एल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्ज, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ सिस्टम, चार्ज ऑफ सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन से चार्ज है, एक है +2q, एक है कितना -q, और एक है -q। तो कुल वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर जो मोनोपोल हो गया वो कितना हो गया, 0, है ना। तो मोनोपोल का आंसर आ गया 0। फिर हमें बोला जा रहा है डाइपोल निकालो। तो डाइपोल के केस में हम यहाँ क्या करेंगे, देखो डाइपोल में हमें क्या करना है, हमें लेना है चार्ज विद साइन और डिस्टेंस विद साइन। हमें चार्ज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। चार्ज को विद साइन लेना है और डिस्टेंस को विद साइन लेना है। मतलब क्या है मेरा, मतलब ये है कि जैसे ये चार्ज है, किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें काम, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो -q, ये -q। अब ये -q कौन सी डिस्टेंस में है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है और यहाँ से a डायरेक्शन है। तो इसको लिखूंगा मैं a, तो डिस्टेंस हो गई, और डायरेक्शन लेनी है, कौन सी डायरेक्शन है, y कैप, तो इसको ले लिया y कैप। इसी तरह से ये चार्ज, तो ये चार्ज कितना है, -q। चार्ज विद साइन लेना है, फिर बोल रहा हूँ। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, a, तो यहाँ लिख दिया a, और इसकी डायरेक्शन कितनी है, -y, तो इसको लिख दिया मैंने -y है, a माइनस नहीं है भाई, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर ये वाला चार्ज कितना है, +2q विद साइन। इसकी डिस्टेंस कितनी है, a, और z के पॉजिटिव, है ना। तो जब डाइपोल लोगे, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, जब डाइपोल लोगे तो डाइपोल के लिए क्या लिखोगे, चार्ज विद साइन एंड डिस्टेंस विद डायरेक्शन, तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर ये क्या बनेगा, -qa y कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, qa y कैप, और ये क्या हो जाएगा, 2qa z कैप। तो यहाँ ये खत्म। तो यहाँ पर जो डाइपोल है उस डाइपोल की वैल्यू क्या आ गई, 2aq z कैप। ठीक है, क्या आ गई, 2aq z कैप। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि मोनोपोल के केस में हमें क्या करना है, जितने भी हमें चार्जेस दिए हैं सिस्टम में उनका एल्जेब्रिक सम करना है। और डाइपोल के केस में हमें क्या करना है, चार्ज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। अब ये जो चार्ज है ये लेना है हमें विद साइन, और जो ये डिस्टेंस है ये भी लेनी है विद डायरेक्शन। किसके साथ लेनी है, विद डायरेक्शन। और ये सारा काम किसके रेस्पेक्ट में करना है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं तुम्हें, यदि मोनोपोल की वैल्यू 0 आ जाए, यदि मोनोपोल की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो यदि मोनोपोल की वैल्यू 0 आती है तो चॉइस ऑफ ओरिजिन जो है वो खत्म हो जाती है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि आपको यहीं से इसी को ओरिजिन कंसिडर करो,
आपकी जहां इच्छा हो पूरे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वहां आप ओरिजिन कंसीडर करके और उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं आगे और समझ में आएगा बेहतर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, इसका हमें मोनोपोल और डाइपोल दोनों निकालना है। पहले मोनोपोल निकाल लो। तो मोनोपोल में हम क्या करते हैं, मोनोपोल में जो टोटल चार्जेस हैं उनका हमें एल्जेब्रिक समेशन करना है। तो एक चार्ज ये है -2q, ये +q और ये +q, तो -2q और +q और +q, तो टोटल हो गया ये 0। अब इसका डाइपोल निकालना है। तो डाइपोल में मैंने कहा कि जब मोनोपोल 0 हो जाए तो उस केस में चॉइस ऑफ ओरिजिन जो है वो खत्म। तो इस सवाल को हम दो तरीके से करेंगे और दोनों तरीके से सेम आंसर हमारा आना चाहिए। अभी के लिए जैसे यहाँ पर ओरिजिन है तो ये 0,0। अब इस 0,0 के ऊपर मैंने इस ट्राइंगल को बिठा दिया, ये बिठा दिया ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ये चार्ज है -2q, यहाँ पर जो चार्ज है वो +q है, ये डिस्टेंस है a, और यहाँ पर जो चार्ज बैठा है वो +q बैठा है ना। तो अब हमें ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है a, और ये कितना है 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी a cos 60 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये होगी a sin 60 डिग्री। तो ये a cos 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया a/2, और a sin 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया a√3/2। कहने का मतलब जो -2q वाला है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे a/2 और a√3/2। अब इसका हमें डाइपोल लिखना है। तो डाइपोल कैसे लिखें, हमने कहा चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो पहला चार्ज कितना है, ये वाला चार्ज है पहला, तो डाइपोल लिख रहा हूं मैं। तो चार्ज कितना +q, साइन के साथ लिखना है। डायरेक्शन कितनी हो गई 0, फिर ये वाला चार्ज +q, और डायरेक्शन कितनी है a और y कैप, फिर कौन सा वाला चार्ज, ये वाला -2q, तो -2q। अब इसकी डिस्टेंस कौन कौन सी है, दो अलग अलग है। a/2 तो है x y में, और a√3/2 है z में। तो इसकी दोनों लिखोगे, कैसे लिखोगे, a/2 y कैप प्लस a√3/2 ये किस में है, z में। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, q इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये तो हो गया 0, प्लस ये क्या हो जाएगा q a y कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बनेगा -q a y कैप, और यहाँ -2 से 2 कटेगा ये भी, तो ये कितना बनेगा a/√3 और z कैप, तो ये तो खत्म। तो इसका जो डाइपोल है वो डाइपोल कितना आ जाएगा, -q a√3 और z कैप, ये इसका डाइपोल आ गया। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको करने का। फिर मैंने आपको ये बोला कि यदि इसमें मोनोपोल 0 है तो चॉइस ऑफ ओरिजिन जो है वो खुल गई, यानी कि कहीं पर भी आप ओरिजिन ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये +q है तुम्हारा, ये +q है और ये -2q है, तो मैं ओरिजिन यहाँ बैठा दूँ इसको, यहाँ पर बीचों बीच। ये दिख रहा है ऐसे साइड में है, पर मैंने इसको बीचों बीच बिठा दिया, मतलब कि ये डिस्टेंस है a/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी है a/2 है। तो अब ये 2q वाला जो है इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी भाई, ये पूरी साइड a थी, ये पूरी साइड a थी, तो 2q वाले की लोकेशन क्या हो जाएगी यहाँ से बताओ, 2q वाले की लोकेशन क्या हो जाएगी, x के लिए तो हो जाएगा 0, यहाँ तो 0 ही हो गया ना। y के लिए कितना हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा a√3/2, y के लिए कितना हो जाएगा a√3/2। तो वापस से निकाल लो डाइपोल, देखो कैसे निकालोगे, चार्ज कितना +q, डिस्टेंस कितनी a/2 और प्लस y कैप, ये y है ना, यहाँ पर कितना +q, डिस्टेंस a/2 -y कैप, फिर यहाँ पर z के लिए तो -2q और डिस्टेंस कितनी a√3/2 z कैप, a√3/2 और z कैप। करो सिंप्लीफाई करोगे तो ये q a/2 y कैप, ये -q a/2 y कैप, यहाँ कितना होएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा a/√3 और z कैप, ये दोनों खत्म। आंसर क्या आ गया a/√3 z कैप, ये a है। तो दोनों केस में हमारे पास जो आंसर आए इसमें और इसमें, दोनों में क्या है, सेम आए, है ना। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, डाइपोल और मोनोपोल निकालना है, ठीक।
तो होपफुली ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आज के लेक्चर में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो डेरिवेशन हमने किया इतना लंबा चौड़ा, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। आपको जो याद रखना है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है, P0 की वैल्यू क्या, P1 की वैल्यू क्या, P2 की वैल्यू क्या, P0 को क्या बोलते हैं, P1 को क्या बोलते हैं, P2 को क्या बोलते हैं। P0 के केस में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन, P1 के केस में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन, P2 के केस में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन, और इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो होपफुली ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को छोड़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। CUET PG फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो ग्रुप है जो मेरा बनाया हुआ है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको रेगुलर असाइनमेंट्स मिलेंगे और जो टेस्ट पेपर हैं जो हर संडे हो रहे हैं वो भी आपको ग्रुप में ही मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।